तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाला है हमारे सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 कंचन पकड़ गुटका का। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले जो पार्ट था उसमें हमने आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करवाए थे, रिक्त स्थान आपकी कंप्लीट करवाई थी। और आज की इस वीडियो में हम जो आपके सत्य वाला पोर्शन करेंगे और उसके बाद में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जहाँ तक हम कर सकते हैं कम समय में वो कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में भी मैं आपका एक ही अटेंशन चाहता हूँ कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे मैं हर चीज़ आपको समझा सकूँ। ठीक है, और जब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से आपको सरल से सरल तरीके से इन प्रश्नों को जो है लिखना है। ठीक है दोस्तों, और उसके पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी रुचि थोड़ी सी टेक में है तो मेरे एक छोटे भाई है, ठीक है, उनका भी थोड़ा सा टेक का चैनल है। ठीक है, अगर आप चाहे तो उसमें इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो टेक में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम जो हमारे सत्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका सत्य का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं दिखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर जो देख सकते हैं। और इसका PDF किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सिंह जैसे दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण स्थल है। ठीक है, अब दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, लेकिन ये सिंह जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए नहीं है, ये गेंडे के लिए है। ठीक है, ये गेंडे के लिए बनाया गया है। यहाँ पर तो ये असत्य आ जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि भाई सिंह के लिए बनाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो काजीरंगा है वो गेंडों के लिए बनाया गया है। दुर्लभ प्रजाति के जो गेंडे होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, किससे? सिंह के लिए नहीं, गेंडों के लिए भाई। ठीक है, तो दूसरा आपको दिया हुआ है हरित क्रांति की शुरुआत 1971 में 72 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका असत्य आ जाएगा क्योंकि इसके कई पहले हो चुकी थी, यानी 61-62 में हुई थी या समथिंग 65 के। ठीक है, तो 70-71 में तो नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए असत्य आ जाएगा आपका। अगला दोस्तों आपका कागज उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, तो दोस्तों कागज जो उद्योग है, ठीक है, उद्योग में ही लग रहा है कि कृषि से आधारित नहीं है, फैक्ट्री है। यानी कागज आपका किससे बनाया जाता है? पेड़ पौधों से बनाया जाता है। और ये जो पेड़ उगाए जाते हैं या फिर कहीं कहीं पर पेड़ों के जो है पेड़ उगे हुए रहते हैं जंगलों से, और उन्हें काट कर जो है लाया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक फैक्ट्री की तरह कार्य करता है, न कि कृषि पर आधारित उद्योग है। आपने सोचा है कभी कागज बनाने के लिए पेड़ों की खेती करता है क्या? कोई नहीं करता दोस्तों। ठीक है, उसके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, कागज उद्योग जो कृषि आधारित उद्योग नहीं, असत्य। अगला दोस्तों आपका चौथा कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे ने योगदान रहा, तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका। ठीक है, तो तात्या टोपे का योगदान था ग्वालियर पर अधिकार करने में। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी हो तो अभी अभी आई थी। अगला पांचवा आपका बेगम हजरत महल दिल्ली की सम्राट की बेगम थी, तो बिल्कुल असत्य है दोस्तों। बेगम हजरत महल जो है दिल्ली के सम्राट की बेगम नहीं थी, उनका वही से कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। ठीक है, और अगर मैं बताऊँ तो दिल्ली के जो सम्राट थे यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ दिल्ली के सम्राट कर दिया है, और बेगम हजरत महल के समय जो है दिल्ली के सम्राट कोई और ही थे। ठीक है, तो आपने इतिहास पढ़ा है, आप सभी को पता होगा। 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। ये आपको याद रखना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी सही विकल्प में बहुत बार पूछा जाता है। अगला दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अला ने खिलाफत आंदोलन चलाया, और ये आपका दिया हुआ असत्य। जबकि दोस्तों मेरे हिसाब से सत्य आना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बुक में से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये सत्य होना चाहिए क्योंकि मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन इन्होंने चलाया था और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, उसमें। ठीक है, और इन्होंने असत्य देके रखा है, तो आप थोड़ा सा बुक में से चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सत्य आना चाहिए क्योंकि यही थे। ठीक, अगला दोस्तों आपका आठवां टांट्या भील ने शिवपुरी में आतंक मचाया था। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका असत्य है दोस्तों। टांट्या भील ने शिवपुरी में आतंक नहीं मचाया था। ठीक है, वो भले ही शिवपुरी के थे लेकिन वे जो है हमेशा देश के लिए लड़ते थे। ठीक है, उन्होंने शिवपुरी में किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाई थी। ठीक है, वो गरीबों के लिए लड़ते थे। अगला 1971 में ताशंगत समझौता हुआ, तो ये भी बिल्कुल असत्य है दोस्तों। ठीक है, ताशंगत समझौता कहाँ हुआ था? जब पाकिस्तान और जो हमारा कच्चीकरण मैदान है उसके बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच, तो ये 1971 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो असत्य लग जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर। अगला दोस्तों एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है, उपभोक्ता यानी जिसको हम कहते हैं कस्टमर, तो कस्टमर वो होता है जो बाजार से वस्तु खरीदता है, ये बिल्कुल सही है आपका। अब दोस्तों बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपके हो गए प्रश्न। अब दोस्तों प्रश्नों की कैटेगरी में बता दूं, ये आप सोशल साइंस में है, और सोशल साइंस में आप जितना दिमाग पर जोर डालकर लिखेंगे ना उतना ही आप सही लिखेंगे। आपको कभी भी बुक की भाषा याद नहीं करनी है। ठीक है, जो आपकी परीक्षा अध्ययन सूर्य आती है ना, इसमें जैसी भाषा लिखी अगर आप वैसी याद करेंगे ना तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, और मैं भी हर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, और आप काफ़ी डीपली समझ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अब देखिए दोस्तों, इसे आप समझिए
ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट भी मैं कर लेता हूँ। मृदा का क्या मतलब होता है? मिट्टी, ठीक है, मिट्टी होता है। अपर यानी ऊपर की, ठीक है, और दन यानी अपर दन यानी दहन, ठीक है, ठीक है, मिट्टी ऊपर की दहन यानी ऊपर की मिट्टी का दहन, ठीक है, ये आपकी मिट्टी है। और यह जो ऊपर की मिट्टी जो होती है उसका हटना या उसका दहन होना ही दोस्तों होता है मृदा अपरदन, ठीक है। तो इसका आप क्या लिखोगे दोस्तों? बहते हुए जल अथवा वायु द्वारा मृदा के चारों ओर से, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। हटना मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। अब आपकी मिट्टी है दोस्तों, और हमें प्रश्न में दिया हुआ है मिट्टी का हटना क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा लिख देना है कि भाई बहते हुए जल द्वारा ऊपर की मिट्टी का हटना क्या है? मृदा अपरदन है, ठीक है। फिर से एक बार अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि मृदा अपरदन क्या है, ठीक है, तो बहते हुए जल द्वारा ऊपर की मिट्टी का हटना मृदा अपरदन है। क्या है? बहते हुए जल द्वारा ऊपर की मिट्टी का हटना मृदा अपरदन है। आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों, जिससे आप जो है मैं जो बातें कहूँ आप वीडियो को पॉज करके लिख सके, और ये थोड़ी सी आपको एग्जाम में भी सहायता करेगी, ठीक है। भले आप बड़े से बड़े क्वेश्चन पढ़े, लेकिन आप अगर एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपको और समय मिलेगा दूसरे क्वेश्चन भी याद करने में। क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा जो है चेकर इस बात पे ध्यान नहीं देता कि आपने क्या लिखा है, बस वो देख लेता है क्या ऊपर की मिट्टी का हटना लिखा है क्या बंदे ने, तो बिल्कुल सही कर देता है आपका, ठीक है। अगला दोस्तों आपका भौम जल क्या है? अब दोस्तों भौम यानी होती है भूमि, और जल यानी भूमि के अंदर का जल, ठीक है। तो भूम जल दोस्तों क्या होता है? आप सिंपल सी भाषा में लिखिएगा दोस्तों, वर्षा का जल भूमि द्वारा जब सोख लिया जाता है तो वह धरातल के नीचे एकत्र हो जाता है, और बाद में उसी एकत्र जल को मनुष्य द्वारा ऊपर निकाला जाता है, तो उसे हम कहते हैं भूम जल, ठीक है। वर्षा का जल भूमि में एकत्र हो जाता है, उसी एकत्रित जल को हम भूम जल कहते हैं। इतना भी अगर आप लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अगर आपको लगे तो, ठीक है। आप इसे भी कॉपी में अपने लिख सकते हैं। वर्षा के जल को भूमि के अंदर सोख लिया जाता है, सोखा हुआ जल धरातल के नीचे चट्टानों में पहुंचकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे भूम जल कहते हैं। कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा धरातल पर लाया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए होता है, ठीक है। वही है दोस्तों कि वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर एकत्रित हो जा रहा है, और बाद में हम जो उससे निकाल कर ऊपर ला रहे हैं और उसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पहले पता होना चाहिए सब सामाजिक वानिकी योजना क्या है, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई सामाजिक वानिकी योजना क्या है, ठीक है। तो इसके नाम से पकड़िए आप, वानिकी, ठीक है, सामाजिक यानी सबके लिए, ठीक है, सबके लिए यानी सार्वजनिक, ठीक है, सबके लिए। वानिकी यानी वन की यानी वन लगाने की, ठीक है, सबके लिए वन लगाने की एक योजना थी उसकी, ठीक है, इस सबके लिए वन लगाने की योजना थी। तो इस योजना की सफलता का आधार क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम में पूछा गया है कि भाई उसकी सफलता का आधार क्या था, ठीक है। तो उसकी सफलता का आधार तो दोस्तों कि मतलब सड़कों शहरों के किनारे जो इनको पेड़ लगाना था, ठीक है, रेल लाइनों के किनारे इनको वृक्षारोपण करना था, और इसे जो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त थी, ठीक है। इसकी सफलता का आधार था कि भाई इनको जो शहरों के अंतर्गत पेड़ लगाना था, सड़कों और रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण करना था। सामाजिक वानिकी योजना की जो सफलता का आधार था। अगर मैं पूछूं आपको कि सामाजिक वानिकी योजना क्या थी, तो आप इसी पे से लिख सकते हैं कि भाई वन लगाने की यह योजना थी। इस योजना में कहाँ कहाँ पर वन लगाने थे? शहरों के अंतर्गत लगाने थे, सड़कों पर, रेल लाइनों पर, यहाँ पर वन लगाने थे, ठीक है। तो यही पूछता है दोस्तों आपसे सामाजिक वानिकी योजना क्या है, तो आपको लिख देना है भाई ये वन लगाने की योजना थी, जिसमें शहरों में के अंतर्गत पेड़ लगाने थे, ठीक है, खेतों में पेड़ लगाने थे, सड़कों में, रेल लाइनों पर, यहाँ पर आपको पेड़ लगाने थे, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में कृषि के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में जो कृषि के अंतर्गत आपके जो आते हैं मछली पालन, दूध पालन, भैंस पालन, जो भी आपके अंतर्गत आते हैं वो आप सभी इस चीज़ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है वर्तमान समय में कृषि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत खेती बाड़ी, मछली पालन आदि भी सम्मिलित है। अगला दोस्तों आपका खरीफ की फसलों से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो खरीफ की फसल दोस्तों कौन सी फसल होती है? जब मानसून आता है यानी जब आपकी बरसात शुरू होती है, तब जब फसल जो बोली जाती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई खरीफ की फसलों से क्या तात्पर्य है या खरीफ की फसल क्या है, तो मानसून के आगमन पर जो फसल बोई जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। बस सिंपल सा आपको लिख देना है। और अगर आप इसके पढ़ेंगे तो मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, तिल्ली, मूंगफली आदि, ठीक है। और इसको तैयार कब तक कर लिया जाता है दोस्तों? शरद के आखिरी तक इसको तैयार कर लिया जाता है। खरीफ फसलें कहलाती हैं, ठीक है। मौसम में बोई जाती है यानी वर्षा के मौसम में दोस्तों बोई जाती है, यानी मानसून के मौसम में, ठीक है। तो बरसात के मौसम में बोई जाती है यानी मानसून के बाद बोई जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती है। अगला दोस्तों आपका खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, ठीक है दोस्तों। तो खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न से समझ रहा है खाने के लिए, यानी खाने के लिए हम कौन कौन सी फसलें दोस्तों? गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का आदि जो होती है, ठीक है, वो खाद्यान्न फसलें हो गई। तो वो फसलें जो भोजन के लिए बोई जाती है उसे हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। इसमें अनाज और दालें इसमें सम्मिलित है,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका उद्योग से संबंधित प्रश्न, तो ये आपके सिलेबस में हटा दिए गए दोनों प्रश्न, उद्योग वाला चैप्टर। ठीक है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीधे प्रदूषण पर। ठीक है दोस्तों, तो प्रदूषण क्या है? ठीक है, तो प्रदूषण की सिंपल सी परिभाषा दोस्तों आपको लिखना है, वायु, जल और भूमि में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी शुद्धता में गिरावट आती है, उसकी शुद्धता में हानि होती है, उसे हम कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, ये परिभाषा दोस्तों यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वायु, जल और भूमि में कोई भी ऐसा अवांछनीय परिवर्तन या कोई भी ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी शुद्धता में गिरावट आती है, उसे हम कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, अब अगर हम इसकी गाइड की परिभाषा देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रदूषण वायु और जल भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा अनचाहे जिससे प्राणी मात्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के हानि पहुंचती हो, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, काफ़ी कठिन भाषा है दोस्तों, आप चाहे तो इसे भी याद कर सकते हैं। मैंने जो बताया है कि वायु, जल या भूमि में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी शुद्धता में हानि होती है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न कि इंडियन एयर लाइसेंस का मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंडियन एयरलाइंस है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसका कार्यालय जो है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, नागपुर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, काफ़ी लंबा बड़ा वीडियो हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपके वो सॉल्व